ओके, आ गए हैं 5 तो आ गए हैं। लक्ष्य आ गया, भाविका, जागृति, मंजोत, लक्ष्य, हर्षिता। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। जितना अभी तक किया है बेटा वो आपका वो आप लोगों ने कवर कर लिया। यस मैम। क्या हो गया, नींद में हो? लाउडली बोलो। जितना कराया है वो कवर कर लिया है। यस मैम। सबकी यस सुनते हैं। चलो भाविका, भाविका पता चलेगा कौन कौन डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। यस मैम, कर लिया। जागृति, यस मैम। मंजोत, ओ मंजोत कवर कर लिया। मंजोत, ग्रेसी, यस मैम। हर्षिता, यस मैम। लक्ष्य, लक्ष्य ने तो बोल ही दिया। लक्ष्य जॉन का ऐलान। चलो आ गए काफी लोग। अच्छा, मंजोत का सुनाई नहीं दे रहा था, उसका टाइप आ गया। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं। वो शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। अब हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर देखा, उसमें हम लोगों ने देखा शुगर या तो राइबोस होगा या डीऑक्सीराइबोस होगा। राइबोस आरएनए बनाता है एंड आरएनए में यानी राइबोस होता है और डीऑक्सीराइबोस होता है डीएनए में। सो आरएनए में राइबोस शुगर होता है और बाकी सारे अगर हम बेसिस की बात करें तो ए जी दोनों में होते हैं, सी दोनों में होता है। टी और यू का चेंज हम लोगों ने ये चीज देखी, ठीक है, कि टी और यू जो है, टी डीएनए में होता है और यू आरएनए में होता है टी की जगह। तो दोनों का ही स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक सा है विद अ फ्यू डिफरेंसेस। लेकिन डीएनए आज के डेट में क्यों मेन जेनेटिक मटेरियल है, क्यों आरएनए नहीं है? कुछ वायरसेस में हालांकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो क्यों न्यूक्लिक एसिड ही बन पा रहा है जेनेटिक मटेरियल और उनमें से डीएनए क्यों बेहतर है? बेसिकली ये चीज है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन, जितना भी मतलब अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है, तो उससे ये क्लियर होता है कि प्रोटीन वर्सेस डीएनए में से जो है ये क्लियर हो गया था हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ वायरसेस में अगर हम देखें, कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। जैसे कि आज की डेट का हम लोग जो सबसे ज्यादा
जिसकी चर्चा हो रही है, कोविड वायरस, वो भी कोरोना वायरस जो है वो भी आरएनए वायरस ही है, HIV वायरस आरएनए वायरस है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और मेंशन है, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस वाज द फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड, देन क्यूबी बैक्टीरियोफेज। आंसर टू अब इसके अलावा व्हाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल क्यों है, ठीक है। आंसर टू सम क्वेश्चन सच एज व्हाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, और आरएनए कुछ डायनामिक फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि मैसेंजर के, अडैप्टर के। सो हैव टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंसेस। तो ये सारा कुछ हमें डिफरेंसेस से पता चलता है कि केमिकल स्ट्रक्चर में इनकी क्या डिफरेंसेस हैं दोनों की, ठीक है। दो डिफरेंसेस हम लोग बेसिकली इसके डिस्कस कर चुके हैं, इनके नाइट्रोजनस बेस और राइबोज शुगर के। सो लेट अस डिस्कस। सो किसी भी मॉलिक्यूल को, ये अकेला भी एक क्वेश्चन के तौर पे ये वाला जो स्टैंजा है आ जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को अगर जेनेटिक मटेरियल इनैक्ट करना है तो उसे क्या क्या प्रॉपर्टीज फुलफिल करनी होगी। मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल व्हाट क्राइटेरिया। तो ये अकेला भी एमसीक्यू क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और उसमें भी आ सकता है, ठीक है, थ्योरी में भी आपको आ सकता है। तो the molecule should be able to generate its replica, यानी कि अपनी कॉपी जनरेट कर सकता हो, रेप्लिकेट कर सकता है। अब अगर हम इस प्रॉपर्टी के बारे में देखें, ये नीचे सारी की डिस्कशन ही है, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अगर हम रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखें तो आरएनए और डीएनए दोनों के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस जो है यानी ATCG डीएनए के केस में और AUCG आरएनए के केस में, हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो करते हैं, A मेकिंग बॉन्ड विद T या U एंड G मेकिंग बॉन्ड विद C। सो दोनों में क्योंकि कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एग्जिस्ट करते हैं, तो अपनी कॉपी दोनों ही जनरेट कर सकते हैं। डीएनए भी अपनी कॉपी जनरेट कर सकता है एंड आरएनए भी अपनी कॉपी जनरेट कर सकता है। यहाँ पे हम हर एक प्रॉपर्टी में इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अब डीएनए आरएनए अपनी कॉपी जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रोटीन्स या कोई और मॉलिक्यूल अपनी कॉपी जनरेट हालांकि नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मेनली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों पे ही फोकस करेंगे। Then comes second property, it should be chemically and structurally stable. Stable होना चाहिए, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पे वैसे बाकी मॉलिक्यूल्स की हालांकि हम बात नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल हम जानते हैं कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें जो हैं बहुत जल्दी डीनेचर हो सकती हैं और उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती हैं। अगर हम मेन, क्योंकि यहाँ पे हमारा आरएनए वर्सेस डीएनए का टॉपिक है, आरएनए वर्सेस डीएनए का, तो इन दोनों में अगर हम देखें तो डिफरेंसेस क्या थे, आपको शुगर का डिफरेंस था और टी और यू का डिफरेंस था। तो शुगर के डिफरेंस में हम लोग क्या जानते थे कि आरएनए में ये सेकंड कार्बन पे भी OH होता है, थर्ड पे होता है एंड, ठीक है, मेनली ये सेकंड कार्बन का, तो दिस वाज लाइक राइबोज शुगर, ठीक है। तो अभी जब इससे डीऑक्सीराइबोज शुगर बनती है तो उसमें पर्टिकुलर क्या चेंज आता है, ये वाला OH जो है इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय H, यानी कि O हट जाता है, ठीक है, और बाकी फंक्शनल ग्रुप सारा वैसे का वैसा रहता है। इसीलिए हम इसे 2-डीऑक्सीराइबोज या अकेला डीऑक्सीराइबोज शुगर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप कम है। अब एक फंक्शनल ग्रुप कम होने के कारण इट विल बी लेस रिएक्टिव, डीएनए विल बी लेस रिएक्टिव, क्योंकि जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उतना ही कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव होगी। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यस Yes, ma'am. हाँ, प्लीज रिप्लाई एवरीवन, ओके, so that it doesn't give me feeling of that I'm sitting in front of a blank screen. Just please reply, okay, time to time. So this is ribose and deoxyribose sugar. तो ये डिफरेंस एक हमने किया। दूसरा डिफरेंस हमने किया कि U की जगह T होता है। U क्या है? यूरासिल, ठीक है। एंड यूरासिल हम जानते हैं कि ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है और डबल रिंग स्ट्रक्चर है।
इसकी अगर मिथाइलेशन हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थाइमीन होता है इसकी जगह पे डीएनए में, विच इज केमिकली 5-methyl यूरासिल, यानी कि फिफ्थ कार्बन पे उसके जो मिथाइलेशन हो जाता है, यानी कि वहां पे रिएक्शन का कोई ना कोई कह सकते हैं चांस था, और वहां पे रिएक्शन हो चुका है अभी, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है। सो इट हैज ऑलरेडी, मतलब जो भी चेंज यहाँ पे पॉसिबल था रिएक्टिव होने का उसके, तो वो चांस यहाँ पे खत्म हो गया बिकॉज मिथाइलेशन हो चुका है। सो which one of these do you think is going to be more stable? Five methyl. 5-methyl uracil, that means thymine is going to be more Most. stable. Okay, so ribose and deoxyribose में deoxyribose is going to be more stable because it has less functional groups, and out of uracil and thymine, thymine is going to be more stable because it has already undergone methylation that it could undergo. Okay, so जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होती है, क्या हम उस चीज को, ये 2 पॉइंट से हमें यहाँ पे पता चलता है that this is more reactive. Since it is more reactive and this is like less reactive as compared to these particles, so which one do you think is chemically stable? Less reactive one. Less reactive, क्योंकि उसमें reactions कम हो रहे हैं, तो obviously वो ज्यादा stable रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। So yes, because of these particular things, DNA is more chemically and structurally stable. Moreover, mostly when RNA is present, RNA is mostly single-stranded, and DNA is mostly double-stranded. तो डबल स्ट्रैंडेड में वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस, वो बेस पेयरिंग हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था ना कि बेस पेयरिंग, वहां पे हमने 2 चीजें बोली थी, एक तो बेसिस की एक तो उसका जो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स एंड डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है एक तो बेस पेयरिंग यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो हैं ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स जो हैं ये डबल स्टैंडर्ड होने के कारण ये इसको स्टेबिलिटी हो जाती है इसकी, कि वो रिएक्टिव नहीं रहते हैं, ऑलरेडी वो बाउंड हैं। दूसरी चीज, we said that they get stacked over each other. Remember when I taught you the structure salient features of DNA, उसमें हमने बोला था ना, base pair stacking over and each other also provide stability in addition to the double stranded structure or the base pairing. Remember? Yes, ma'am. हाँ, तो इस वजह से ये, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और ज्यादातर ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, सो दैट इज व्हाई डीएनए, तो 3 चीजें हो गई, एक तो डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन का कम होना, एक थाइमिन का प्रेजेंट होना इंस्टेड ऑफ यूरासिल आल्सो प्रोवाइड्स इट मोर स्टेबिलिटी, देन बीइंग since it is a double stranded structure, so ये structurally भी काफी stable रहता है, so it should be chemically and structurally stable. जो RNA है, क्योंकि इसमें reactions होने के बहुत chances हैं, यहाँ reaction possible है, ठीक है, यहाँ reaction possible है, so single stranded है, then इसमें भी चीजें चेंज हो सकती है, वैसे ज्यादातर ये पर्टिकुलर चीज ये इनमें चेंज आ सकता है, so obviously RNA में भी चेंज आएगा, म्यूटेशंस यानी कि जल्दी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा नजर आता है हमें? डीएनए। सो सेकंड वाले पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट में दोनों के लिए काम हो रहा था, ठीक है, बोथ, whereas सेकंड वाले में कौन जीत रहा है? डीएनए। देन
ये इतने रिएक्शंस होने के कारण, इतना रिएक्टिव होने के कारण आरएनए इज मोर रिएक्टिव। तो जो जिस चीज में, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में अगर रिएक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो उसमें क्या है, हम कह सकते हैं कि म्यूटेशन ज्यादा हो रही है, चेंजेस, दैट इज व्हाट इज म्यूटेशन, चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल, चेंजेस इन द न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें ज्यादा हो रहे हैं म्यूटेशंस। सो थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए, थर्ड पॉइंट हमारा कहता है that the genetic material should provide scope for slow changes. इसमें slow changes को scope होना चाहिए, mutations होनी चाहिए लेकिन slow होना चाहिए change, ठीक है। तो क्योंकि ये changes जो हैं, variations या mutations, these things are required for evolution. And evolution हमने देखा था that it helps the organism to adapt better to the environment. It can help, I mean, ठीक है। सो ये थर्ड वाला आ जाता है। तो थर्ड वाले में हमने देख लिया, थर्ड वाला स्लो चेंजेस होने चाहिए। तो म्यूटेशंस की अगर हम बात करें, सिंस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स इसको मिल रहे हैं, सो इट इज मोर रिएक्टिव, यानी कि इसमें जो है म्यूटेशंस तो होंगी, इसमें क्या है, म्यूटेशंस तो होंगी, लेकिन म्यूटेशंस का रेट काफी हाई रहेगा बिकॉज इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, स्लो चेंजेस चाहिए, फास्ट चेंजेस नहीं चाहिए। आरएनए में फास्ट चेंजेस आएंगे, इधर आएंगे स्लो चेंजेस बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अभी कोविड वायरस का मेन उसके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है डील करने में, हर बार एक नया वेरिएंट आ जाता है। अभी बोल रहे हैं डेल्टा वेरिएंट आने वाला है। So what is the reason behind these 4 variants that came in a row and they came so quickly? The reason is that RNA is RNA virus, and RNA is very very reactive, and yes, mutations do occur but not slow, mutations occur at a very fast rate. So mutations बहुत quickly आती हैं, इसलिए RNA viruses के साथ हमें डील करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। सो इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस या म्यूटेशन दोनों में आने के चांसेस होते हैं। जैसे डीएनए की कुछ म्यूटेशंस हमने सिकल सेल एनीमिया, ये सारे केसेस हमने पढ़े पिछले चैप्टर में। तो चेंजेस दोनों में आ सकते हैं, लेकिन डीएनए में स्लो चेंजेस आते हैं। अगर फास्ट कभी जैसे आ गया है चेंज अचानक से, वो पॉइंट म्यूटेशन, ऑल दोस थिंग्स, देन वी नो हाउ डिफेक्टिव they are and how problematic they can be. We have discussed all that in the Mendelian disorders. So slow changes वाला point किसकी फेवर में आता है, किसमें चेंजेस स्लो हो रहे हैं? डीएनए में चेंजेस स्लो हो रहे हैं एज कंपेयर टू आरएनए। देन फोर्थ केस हमारा जो है, फोर्थ पॉइंट या फोर्थ क्राइटेरिया जो हमारा है, फोर्थ क्राइटेरिया है that it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. अब आपको ध्यान में है कि मेंडेलियन कैरेक्टर कैसे एक्सप्रेस होते हैं, एक सेंटेंस फॉर्म में मैं लिखती रही हूँ बार बार। डीएनए से mRNA, डीएनए से आरएनए बनता है, इससे प्रोटीन बनते हैं, और जो प्रोटीन बन जाता है उस हिसाब से फीचर्स एक्सप्रेस हो जाते हैं। अब जो प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो ये किससे डायरेक्टली बन रहा है, आरएनए से। तो इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, फिर प्रोटीन बना रहा है। सो व्हाट पॉइंट दे हैव रिटन ओवर हियर इज कि जो डीएनए है दैट इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए for expressing of the character, but RNA has the capability to express itself on its own. समझ आई? एक बार ये लास्ट लाइन दोबारा रिपीट करना। RNA DNA has the capacity to express itself on the basis on it is, but it is dependent on RNA. DNA can, I repeat, DNA can express itself, but it is dependent on RNA for its expression. But RNA
has the capacity to express itself on its own. It is not dependent on DNA. DNA अगर RNA को RNA से डायरेक्टली प्रोटीन बन रहा है, लेकिन DNA से अगर प्रोटीन बनना है तो उसको पहले RNA में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। ओके मैम। ठीक है, तो जो प्रोटीन बनेगा वैसे ही फीचर एक्सप्रेस होगा। तो इस केस में ये होने के बावजूद कि आरएनए अपने आप को खुद से एक्सप्रेस कर सकता है, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में व्हाई डीएनए इज एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल। अब ये 4 क्राइटेरिया हमने पढ़े, इनको सम अप करके हम देखते हैं कि स्टिल डीएनए ही बेहतर क्यों है। So let us discuss डीएनए वर्सेस आरएनए में हमने देखा कि ये सबसे पहले तो अपना रेप्लिका जनरेट करने में हमने देखा दैट बोथ डीएनए एंड जो क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि बोथ डीएनए एंड आरएनए अपने आप को रेप्लिकेशन शो कर सकते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब है डुप्लीकेशन, ठीक है, अपने यानी कॉपी बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेस कॉम्प्लीमेंटारिटी। बेसिस दोनों में होते हैं। देन सेकेंड में हमने केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल की बात की। सो डीएनए इज मोर स्टेबल, ये चीज हमें पता चलती है देन आरएनए, ठीक है। आरएनए विच इज मोर रिएक्टिव, आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। स्लो चेंजेस की बात करें, आरएनए में आते हैं फास्ट चेंजेस, सडन म्यूटेशंस। डीएनए में आ रहे हैं स्लो चेंजेस। फास्ट चेंजेस यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? सिंस इट इज मोर रिएक्टिव। एंड डीएनए में आ रहे हैं स्लो चेंजेस। Then it should be able to express itself in the form of Mendelian characters. We know that DNA is dependent on RNA to express itself in the form of proteins. But RNA has the capacity to express itself on its own. It is not dependent on DNA. So, अगर हम देखें RNA अपने आप को खुद से एक्सप्रेस कर सकता है, बट स्टिल इट इज नॉट एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। द रीजन कैन बी
RNA, in spite of being able to express itself on its own, is not acting as genetic material for majority of the organisms. The reason is DNA is more stable structure, and we know genetic material वो होना चाहिए जो generation to generation pass कर रहा है without many changes, yani providing just slow changes. So here we can see RNA can directly code for synthesis of protein. RNA can directly code for synthesis of proteins, hence can express the characters. DNA, however, is dependent on RNA for synthesis of proteins. The protein synthesis machinery has evolved around RNA. तो हम देख रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जो मशीनरी है या प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है वो आरएनए के अराउंड ही बनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज से हमें क्या पता चलता है, दैट डीएनए आरएनए हालांकि दोनों जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए एक्ट कर रहा है बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबल होने के कारण, बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल एंड हेंस इट इज प्रेफर्ड सोर्स फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये प्रेफर्ड है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके ये अगली जनरेशंस में पास कर सकता है, बिकॉज डीएनए इज मोर स्टेबल एंड हेंस is preferred for storage of genetic material over generations. देखो अब कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन जिन वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वो क्विकली म्यूटेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन वाले आरएनए जेनेटिक मटेरियल बन सकता है। हम देख रहे हैं आरएनए खुद प्रोटीन बना रहा है, तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं सिंबलाइज करती है कि कभी ना कभी आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल रहा होगा मेनली। लेकिन ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखें, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन शॉर्ट है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन शॉर्ट है तो उसमें तो आरएनए काम कर जाएगा, लेकिन एक लंबे लाइफ स्पैन वाले ऑर्गेनिज्म में आरएनए काम नहीं कर सकता, बिकॉज़ इट हैज टू बी मोर स्टेबल, स्टिल इट हैज टू पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। सो ज्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण एंड चेंजेस इसमें स्लो आते हैं एज कंपेयर्ड टू आरएनए, सो दैट डीएनए बिकम्स द मेजर जेनेटिक मटेरियल फॉर टुडे। Protein synthesizing machinery या expression of characters evolved around RNA, but still DNA is the genetic material because of being more stable and it can carry information from generation to generation. जैसे हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में देखा कि even heat could not damage the transforming principle or the genetic material, so it has to be stable enough. RNA bear नहीं कर सकता था उस चीज को, ठीक है, आरएनए बियर नहीं कर सकता था उस चीज को, डीएनए ने उस चीज को बियर किया, यानी कि जो भी हार्डशिप्स उस पे आई तो डीएनए ने उसको बियर किया। व्हाई इट वाज एबल टू बियर दोस हार्डशिप एंड ऑल, वो हीट वगैरह, सो सिंस इट इज मोर स्टेबल तो वो हीट के कारण भी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम डीएनए को बाय चांस हीट करते हैं, मे बी इट कैन गेट separated the strands, but still because of base complementarity they are going to, वो अगर हीट करेंगे ना तो डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर से नॉर्मल टेम्परेचर आएगा फिर से वो एक साथ हो जाएंगे। सो बिकॉज बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से, डबल स्ट्रैंड होने की वजह से
भी के बहुत स्टेबल है। तो क्या क्या कारण है स्टेबल होने के? डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा कारण नाइट्रोजनस बेस, तीसरा बेस कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। द थिंग्स आर क्लियर, आई बिलीव। क्लियर है बेटा सारा? यस मैम। तो ये चीज आप नोट कर लें। बुक तो आपके पास है ही, मैं ये वाला पेज सामने कर देती हूँ, या ऐसे ठीक है? दोनों को कंपेयर करके आप रीड भी कर सकते हैं, ठीक है ना? ऐसे मैं रख रही हूँ एक बार। सो आप इसको रीड आउट करें और एक बार सारा समझें, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इतना सा पैरा भी आ जाता है क्वेश्चन में, और ये पूरी चीज क्यों बेहतर है, तो यहाँ पे वही सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, ठीक है? तो आप इसको रीड आउट अच्छे से करें और अपना हैंड रिटन अगर लिख लें तो वो सबसे बेहतर रहेगा। अपने हाथ से लिख के सारा। हाँ जी बच्चे। मैम यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे पेज 103 पे, इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमीन, ये वाला पैरा एक बार समझा दो। कौन सा वाला? लास्ट थर्ड पैरा। In fact, the presence of thymine in place of uracil, ये मैंने बताया ना कि थायमिन यूरासिल की जगह पे प्रेजेंट होता है, तो वो भी उसको एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि थायमिन का फॉर्मूला क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल। तो यस उसमें मैम, यस मिथाइलेशन हो चुकी है। मैम। ओके मैम। ये वही चीज बताई गई है, बस इसमें वो 5 मिथाइल यूरासिल यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ, जहाँ पे हम डीएनए का स्ट्रक्चर पहले कर रहे थे। तो दैट इज इन फैक्ट 5 मिथाइल यूरासिल। वो पॉइंट वहां पे मेंशन होगा कहीं, ठीक है? तो ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन क्यों ये पॉइंट है वो मैंने आपको बताई दिया, दैट बिकॉज इट इज 5 मिथाइल यूरासिल। जितना उसमें रिएक्शन पॉसिबल था वो हो चुका है थायमिन में, तो थायमिन इज मच लेस रिएक्टिव देन यूरासिल। ओके मैम। ओके, तो ये सारा अभी आप क्या करें, इसको जरा रीड करें।
रिकॉर्डिंग शो हो रही है ना तुम लोगों को? बीच में रुक के ना अगर तुम बता देना। ओके मैम।
लिख रहे हो ना बेटा? यस मैम। मैम हो गया। बाकी लोगों का? बाकियों का नहीं हुआ है शायद अभी, कोई बात नहीं, आराम से लिख लो, इसलिए रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। भाविका तुमने बोला था ना हो गया? यस मैम। रीड कर लो एक बार, बाकियों का पेंडिंग है अभी।
बेटा ये वाइट ये अपने वर्ड में जो है ये वाला सेव कर लो पहले, सॉरी राइट ये वाला लिख लो पहले, ठीक है, क्योंकि फिर क्लास का टाइम ओवर हो जाएगा, ये वाला ना रह जाए तुम्हारा। मैम हो गया। हो गया, ठीक है। बाकी किसका पेंडिंग है अभी? जागृति और भाविका का हो गया। मनजोत रहता है अभी बेटा? हर्षिता तुम्हारा हो गया? यस मैम। लक्ष्य तुम्हारा हो गया बेटा? Yes, ma'am. मनजोत तो टाइप ही करेगी। हो गया मैम। मंजूत एक्चुअली ना आवाज की नहीं, मेनली मुझे लगता है तुम्हारा माइक ऑफ था इसलिए नहीं आवाज आ रही। चलो सबका हो गया राइट। तो ये एक बार ना क्राइटेरिया तुम लोग इस पे अपनी जो बुक है एमटीजी उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे डीएनए वर्सेस आरएनए पे, तो जो भी उसके क्वेश्चंस हैं उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो एमटीजी के क्वेश्चंस आप लोग जरूर सॉल्व कर लेना इसके बेस पे जो भी है, ठीक है। उसमें आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी इस टॉपिक की। जहां तक कवर कर लिया हमने उतने की एमटीजी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, एमटीजी एनसीईआरटी के फिंगर टिप्स से, ठीक है बेटा? ओके Yes, मैम। ma'am. सो अभी हमारे पास क्योंकि 9 बजे आपकी दूसरी क्लास शुरू है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है आरएनए वर्ल्ड का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा आरएनए वर्ल्ड का। ये चीज जैसे मैंने आपको वैसे तो मेनली बोल ही दिया है कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल था और सारे प्रोसेसेस इसके अराउंड इवॉल्व हुए हैं, लेकिन डीएनए केमिकल मॉडिफिकेशंस के साथ से इवॉल्व हुआ। तो ये सारी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से करेंगे, और रेप्लिकेशन का प्रोसीजर जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि हाँ सेमी कंजर्वेटिव ही होता है जो जैसे क्रिक ने बोला था, तो उसकी बात करेंगे, और देन हम उसके प्रोसेस की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मेनली हम इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करेंगे और आरएनए वर्ल्ड की बात करेंगे, ठीक है। सो आप हल्की अगर रीडिंग लेना चाहें इस चीज की तो ले सकते हैं, तो नेक्स्ट में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तक ही होगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि अगर आप एडवांस में कोई बंदा है जो रीड करके रखता है बाई चांस आप में से, तो आप पहले इसको रीड करके रख सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस जो आगे है ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में कराऊंगी, ये मशीनरी एंड एंजाइम्स ये यहाँ से नहीं करवाऊंगी, ये मैं थोड़ा डिटेल आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो जितना हम लोगों ने आज किया है ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगले 10 मिनट में आपकी दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, सो आप अपना ब्रेक ले लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, एंड सी यू टुमारो। बाय मैम। बाय बेटा।